तो आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि टीएस ग्रेवाल की बुक का 38 नंबर का क्वेश्चन है। इधर मैंने ऑलरेडी उन पर्टिकुलर्स पर सर्कल कर लिया है जिसकी नीचे एडजस्टमेंट एंट्री हमें बनानी है, तो ताकि मैं उसके बाद एक लाइन छोड़ दूँ तब हम करें। तो क्वेश्चन तो बुक में से देख लेना, मैं क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊँगी इतना। तो पहले हमें कैपिटल दे रखा है 8 लाख का, तो यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट बना रखा है, उस अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। कैपिटल है 8 लाख, ये आएगा लाइबिलिटीज़ में हमारे, और इसमें भी आगे प्रॉफिट ऐड करना होता है, ड्राइंग माइनस करनी होती है, तो इसमें मैं इधर ही लिखूँगी, जो टोटल अमाउंट होगा वो बाद में इधर आएगा। नेक्स्ट हमें ड्राइंग्स दे रखी हैं 60,000, तो हम कैपिटल में से माइनस करेंगे ड्राइंग्स 60,000। फिर हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 75,000, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 75,000। फिर है परचेजेस, नेट परचेज यहाँ पे आता है, तो इसमें परचेजेस है हमारी 15,95,000। अब इसमें मैंने सर्कल कर रखा है, तो इसकी कोई ना कोई एडजस्टमेंट एंट्री होगी, तो इसलिए एक लाइन छोड़ के मैं ये नेक्स्ट लाइन से शुरू करूँगी। अब है फ्राइट ऑन परचेजेस दे रखी है 25,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्राइट ऑन परचेजेस, जो कि हमें दी है 25,000। अब नेक्स्ट है वेजेस। अब देखो इधर वेजेस में लिख रखा है 11 मंथ्स अप टू February 2025, तो इसका मतलब ये है कि वेजेस जो है 11 मंथ तक की पे है, क्योंकि देखो साल कब ख़त्म होता है, मार्च में, है ना। और इसने बोला फरवरी तक की हमने वेजेस दे दी है, मतलब 11 मंथ की, 12 महीने की नहीं दी है, तो 11 मंथ की वेजेस दे रखी है, और सामने लिखा हुआ है 60,000, मतलब 60,000 पे कर चुके हैं। तो 11 मंथ को अगर हम 60,000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6,000, कि हर महीने की जो है 6,000 की वेजेस होती हैं, और अभी हमने एक महीने की वेजेस नहीं दी है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, जैसे फ्राइट ऑन परचेज के बाद भी एक लाइन छोड़ के हम करेंगे, क्योंकि इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, और फिर हम लिखेंगे वेजेस। और इसने बोला कि इसने 11 मंथ की ही दी है, कितनी, 66,000, ठीक है। और ये हिडन एडजस्टमेंट होती है, ये हमें ट्रायल बैलेंस में ही दे दी होती है, हमें इसे हैंड टू हैंड सॉल्व करना होता है, नहीं तो ये हमसे मिस हो जाती है। मैं तो जैसे पढ़ती हूँ वैसे ही सॉल्व कर देती हूँ एडजस्टमेंट वाली। और अब हम इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करेंगे, जो कि है 6,000 1 मंथ की, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेल्स, हमें दे रखी है 23,10,000। इधर इधर सबके पीछे ना 2 लगा देना, ये मैं प्रैक्टिस है इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ इनमें ज़्यादा। तो इधर बाय आएगा, तो बाय सेल्स यहाँ पे हमें दे रखा है 23,10,000, बाय सेल्स 23,10,000, ओके। नेक्स्ट है सैलरीज 1,40,000। अब ये जो होगा ये पीएनएल अकाउंट में आएगा, तो थोड़ा सा हम गैप छोड़ देते हैं कि हमारी, और वो बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी और होगा पर्टिकुलर वगैरह वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम यहाँ से हमारा वो स्टार्ट कर देते हैं पीएनएल अकाउंट, क्योंकि इसमें ज़्यादा होगा नहीं, तो हम यहाँ से हमारा पीएनएल अकाउंट स्टार्ट कर देते हैं। तो पीएनएल अकाउंट में हमारा सबसे पहला है सैलरीज, जो कि है 1,40,000। सैलरीज़ में नहीं है कोई भी एडजस्टमेंट, तो मैं डायरेक्ट अमाउंट वाली साइड में लिख देती हूँ 1,40,000। फिर है पोस्टेज एंड कुरियर, ये भी इस पीएनएल अकाउंट का ही है 12,000, ठीक है। पोस्टेज एंड कुरियर 12,000। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000, वो भी इधर ही आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना, 18,000 है। फिर
मिसलेनियस एक्सपेंसेस है जो भी इसी में ही आएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 30,000 है। फिर है क्रेडिटर्स जो कि लाइबिलिटीज साइड आ जाएंगे, तो क्रेडिटर को हम लाइबिलिटीज़ के साइड में लिख देंगे। अब मैंने इधर एक लाइन है ना नेट प्रॉफिट की लिखी, क्योंकि हमें पता है कैपिटल में हमें नेट प्रॉफिट ऐड करना ही होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, ओके, जो कि हैं हमारे कहाँ पे है, कितना है, 3 लाख क्रेडिटर है, 3 लाख के क्रेडिटर्स है हमारे, तो इधर हम लिखेंगे 3 लाख। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स है 1 लाख की। इन्वेस्टमेंट जो हमने करी वो हमारे लिए एसेट होता है, तो एसेट में आएंगी इन्वेस्टमेंट्स इधर, और वो भी 1 लाख की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें दिया है डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि एक इनकम हुई, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पीएनएल अकाउंट के इधर आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब मैंने यहाँ पे ये जो जगह छोड़ी है वो ग्रॉस प्रॉफिट की छोड़ी है, ग्रॉस लॉस आ जाए तो बात अलग है, लेकिन यूजुअली हमें ग्रॉस प्रॉफिट ही दिया जाता है क्वेश्चन पेपर्स में, तो ग्रॉस प्रॉफिट की एक लाइन छोड़ दी। अगर ग्रॉस लॉस हो जाए तो आप यहाँ पे ऊपर लिख देना, क्योंकि इतना स्पेस है हमारे पास, अभी इतना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ही नहीं पूरा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारे पास 15,000, तो इधर आएंगे 15,000, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे डेटर्स, डेटर्स है 2,50,000। डेटर्स हमारे एसेट होता है, वो लोग होते हैं जिनसे हम मांग रहे होते हैं पैसा, तो इधर डेटर्स आएगा। हाँ कितना है डेटर्स, 2,50,000 है, डेटर्स इधर लिख देते हैं 2,50,000। 2 लाख डेटर्स हमने इसका अमाउंट इधर लिखा है क्योंकि फर्दर बैड डेप्ट और डाउटफुल प्रोविज़न वगैरह भी आ सकते हैं, और आ ही होंगे, मैंने सर्कल कर रखा है इसलिए। फिर आगे बैड डेप्ट है 15,000 है। बैड डेप्ट यहाँ पे आएंगे पीएनएल अकाउंट के इधर, ऐसे ही आएगा 2 बैड डेप्ट। मैंने 2 बाय नहीं लिखा है तो आप तो लिख ही देना, ये मैं क्या लिख रही हूँ उधर, ये गलत लिख दिया कुछ, तो ये है 15,000। बैड डेप्ट के बाद है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट जो है हम लीव कर देते हैं, क्योंकि है ना देखो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट हमें दे रखा है 8,000, लेकिन एडजस्टमेंट में हमें प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेप्ट क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एंट्री बनाते हैं, इसलिए मैं इसे छोड़ देती हूँ। जैसे यहाँ मैं प्रोविज़न अभी बचा है 8,000 का, ओल्ड प्रोविज़न ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दे रखा है, तो इससे अभी स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग है, बिल्डिंग जैसे इधर है बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब एसेट्स में जाएंगे हमारे, और इन सब पे सर्कल, इसका मतलब इन पे कोई डेप्रिसिएशन वगैरह लग रहा होगा। तो डेटर के लिए तो मैं थोड़ी 2 लाइन छोड़ देती हूँ, इतना तो लगता ही है इसमें। अब हम जाते हैं बिल्डिंग पे। बिल्डिंग दे रखी है और मशीनरी और फर्नीचर भी दे रखा है, तो इधर मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। बिल्डिंग है हमारी 3 लाख की, मशीनरी 5 लाख की। बिल्डिंग है 3 लाख की, मशीनरी है 5 लाख की, और फर्नीचर है 40,000 का, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल भी यहीं पे आएगा। बैड डेप्ट के लिए छोड़नी पड़ेगी लगता है, अगर फर्दर बैड डेप्ट भी तो आएगा। हाँ, तो फर्दर बैड डेप्ट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट तो अलग होता है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नेक्स्ट, जो कि है कमीशन ऑन सेल्स, तो 2 कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। जो कि है हमें 45,000 दे रखा है, इसकी वो एडजस्टमेंट होगी इसलिए इधर लिख देते हैं अभी। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट तो हमारी इनकम हुई ना ब्रो, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा, तो ये बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि है 12,000, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है इंश्योरेंस जो कि है 24। अब देखो इंश्योरेंस में भी एक हिडन एडजस्टमेंट है, इधर लिख रखा है इंश्योरेंस अप टू 31 जुलाई, तो हमारा साल कब ख़त्म हो जाता है, मार्च में। उसके बाद
जनवरी फरवरी मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने एक्स्ट्रा इंश्योरेंस इसने दे रखा है। तो ये 24,000 जो यहाँ पे लिखा है वो तो पूरे 12 महीने का इंश्योरेंस है, ठीक है, 12 महीने का इंश्योरेंस है। इसमें से इसने 4 महीने एक्स्ट्रा दे रखा है। तो अगर हम 12 को 24,000 से डिवाइड करें तो हमें पता चल जाएगा कि 2-2 हज़ार इसने हर महीने इंश्योरेंस भरा होगा। 2-2 हज़ार हर महीने इंश्योरेंस भर जाए तो उसमें से 4 महीने एक्स्ट्रा भरे, तो मतलब 2,000 इंटू 4 महीने कितने हो गए, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये इसके एक्स्ट्रा है। तो क्या है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड इंश्योरेंस की हम अभी एंट्री कर देते हैं, ठीक है। पहले तो इंश्योरेंस हम लिख देते हैं। इंश्योरेंस यहाँ पे आता है, हाँ, कमीशन ऑन सेल्स में आएगा, के बाद आएगा, इधर हम लिख देते हैं टू इंश्योरेंस। अभी कितना दे रखा है इसने, 24,000 दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, तो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि कितने हैं, 8,000 होंगे, राइट, क्योंकि 4 महीने और हर महीने का 2-2 हज़ार एक्स्ट्रा पे कर रखा है ऑलरेडी में, तो मतलब 8,000 होंगे टोटल। और ये इधर हमने प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस कर दिया, और यहाँ पे हम जो है एसेट साइड्स में ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमारा एसेट है, हमने ऑलरेडी पे कर रखा है। तो फर्नीचर के बाद एक लाइन छोड़ के इधर हम लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। ये मैंने क्या से लिख दिया, कितना है प्रीपेड इंश्योरेंस, 8,000 है ना, तो 8,000 हम इधर लिख देंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट बैंक बैलेंस, जो कि लास्ट है इसमें, और वो भी एसेट साइड में ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैंक बैलेंस, जो कि 1,50,000 है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी एडजस्टमेंट की एंट्रीज पे, कि कब से कहाँ स्टार्ट करना है। अभी प्रोविज़न को छोड़ के और कुछ भी नहीं बचा है, हमने सब कुछ इसमें लिख दिया है। तो हम तो स्टार्ट करते हैं। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि है 2,25,000 की। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमें पता है क्या होती है, तो यहाँ पे आता है, राइट, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 2,25,000, तो इधर आएगा 2,25,000। और एक आता है हमारे लाइबिलिटीज़ में, ठीक है, एक इधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक 2,25,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमें क्या बोला है कि मशीनरी ऑफ 45,000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2024, तो ये जो है 31 मार्च 2025 को ये ईयर ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये 1 अप्रैल 24 को शुरू हुआ था, राइट। तो इसने बोले 1 अक्टूबर 24 को एक मशीनरी ऑफ 45,000 परचेज़ की थी, उसको गलती से परचेज़ में शो कर दिया, मतलब वो मशीनरी ख़रीदी थी। तो हम कैसे बनाते हैं एंट्री, मशीनरी टू कैश, लेकिन उसने गलती से एंट्री बना दी परचेज टू कैश। नाउ फ्राइट पेड ऑन द मशीनरी वॉज ₹5,000 विच इज़ इंक्लूडेड इन फ्राइट ऑन परचेज। अब 5,000 जो है उसने उसकी फ़्राइट, मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसका किराया होता है उस मशीनरी को लेके आने जाने का, उसमें 5,000 रुपये उसमें दिए थे, जो कि फ़्राइट ऑन परचेज में इंक्लूडेड है, जबकि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मशीनरी का खर्चा है, सब कुछ मशीनरी में आना चाहिए था। तो इसका मतलब मशीनरी 45,000 और 5,000 इससे कम है अभी, मतलब जो हमारी अभी मशीनरी में कितने लिखे हुए, 5 लाख लिखे हुए हैं ना, तो इसमें तो अभी 50,000 और ऐड होंगे, क्योंकि 45,000 की तो वो मशीनरी, उसके बाद 5,000 उसका फ्राइट, दोनों मशीनरी में ही ऐड होने चाहिए, मशीनरी के ही एक्सपेंसेस है वो, ठीक है। तो इसलिए हम मशीनरी में 50,000 ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मशीनरी प्लस फ्राइट इसके पैसे टोटल मिला के 50,000 होते हैं, तो यहाँ पे ऐड होने चाहिए, ओके, इधर ऐड हो गए। अब दूसरे, क्योंकि ये तो एक ही इफ़ेक्ट हुआ, दूसरा इफ़ेक्ट क्या हुआ, इसने बोला 45,000 जो कि उसने परचेज़ में शो कर दिया है, तो परचेज़ में शो कर दिया तो परचेज़ में से माइनस करने पड़ेंगे ना हमें, परचेज़ में से हम 45,000 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम परचेज़ में से 45,000 माइनस कर देते हैं मशीनरी के, ठीक है, गलत मशीनरी उसने परचेज़ में डेबिट कर दिए। दूसरा, ये 5,000 इंक्लूडेड है फ्राइट ऑफ ऑन परचेज़ में, वो भी नहीं होने चाहिए, तो हम फ्राइट ऑन परचेज़ में से भी माइनस कर देते 5,000।
ये वाली हो गई एडजस्टमेंट एंट्री। अब नेक्स्ट है कमीशन इज़ पेबल एट 2.5% ऑन सेल्स। अब इस सेल्स में 2.5% सेल्स पे कमीशन लगेगा। तो देखो इस एंट्री को सॉल्व करने से पहले हम इसकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट वाली एंट्री पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कमीशन ऑन सेल्स, और जो नेक्स्ट वाली है एडजस्टमेंट वो सेल्स के ऊपर ही है। तो पहले हमें सेल्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम कमीशन निकालेंगे सेल्स के ऊपर। तो नेक्स्ट वाली है इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट बट द प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट्स थे हमारे 1 लाख के, वो हमने 10% प्रॉफिट पे बेच दिए, लेकिन हमने उसका जो प्रोसीड्स है मतलब जो भी उसका इन्वेस्टमेंट्स में आना चाहिए था उसे हमने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया कि हमारी सेल हुई है। हमारी सेल नहीं हुई थी, हमारे इन्वेस्टमेंट बिके थे। तो जैसे कि हमारा सामान बिका है तो हम सेल्स में डाल देते हैं कि हमारा 2 लाख का सामान बिक गया, लेकिन ये सेल्स में नहीं डलेगा क्योंकि 2 लाख का सामान नहीं बिका है, हमारे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट्स बिकी है। तो इसका क्या होगा? देखो 1 लाख का 10% प्रॉफिट पे हमने बेचा है, तो 1 लाख का 10% तो 10,000 होगा, ये सबको पता है, ये सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं। देखो ये 1 लाख है, इसका 10% कितना होगा? 10,000 हो गया, राइट। तो 10,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 1,10,000 में बेचा है हमने हमारे 1 लाख के इन्वेस्टमेंट्स को। तो देखो 1 लाख के इन्वेस्टमेंट्स थे, ये पूरे 1 लाख में बिक गए, ठीक है, सोल्ड हो गए इन्वेस्टमेंट, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे 1 लाख में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख के थे, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट्स तो चले गए ना हमारे पास पूरे के पूरे, तो अब तो ये हमारे पास ज़ीरो बचा है, इसका तो कुछ है ही नहीं, राइट। उसके बाद हमें प्रॉफिट कितना हुआ इन्वेस्टमेंट्स पे? 10,000 रुपये का, जो कि हमारी इनकम होगी, इसलिए P&L अकाउंट में बाय वाले साइड पे आएगा, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट करके लिख देते हैं, बाय प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना हुआ है हमें? 10,000। उसके बाद इसने क्या बोला कि ये सेल्स अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया है, मतलब कि हमने ये बता दिया कि हमारी सेल्स चली गई है, जबकि हमारी गई क्या थी? इन्वेस्टमेंट्स बिके थे। तो सेल्स हमने कितने में बेचे? 1,10,000 उसमें। तो बाय सेल्स में हम इन्वेस्टमेंट वाला जो है ना वो माइनस कर देंगे 1,10,000, ठीक है, समझ आया? क्योंकि 1,10,000 के तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स बिके थे, ना कि सेल हुई थी, और ये हमने गलती से सेल्स में डाल दिया, इसलिए उसको अब हम माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास बचेंगे 22 लाख, ठीक है। अब इसने जो ऊपर बोला है कि कमीशन निकालना है हमें सेल पे, अब हम कमीशन निकालते हैं सेल पे, जो कि है 22 लाख। अगर हम पहले 23,10,000 पे कमीशन निकाल देते ना उसका तो गलत आता, लेकिन अब 22 लाख पे कमीशन निकालेंगे तो अब हमारा आंसर सही आएगा। तो अब हम कमीशन वाली एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। इसने बोला है 2.5% ऑन सेल, कमीशन जो सेल है उसके 2.5% कमीशन होगा, ठीक है। तो अभी हम कमीशन निकालते हैं। देखो इधर हमें 22 लाख के ऊपर कमीशन निकालना है। अब इसने बोला 2.5 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5/2 होगा, तो हम ऐसे इसका वो निकाल लेंगे परसेंटेज में, परसेंटेज नहीं सॉरी कमीशन निकाल लेंगे। इसे मतलब क्या ही सॉल्व करना है, 11 लाख हो गया ये। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 55 लाख हो जाएगा। सॉरी हमने एक मिस्टेक कर दी है, इसने बोला है इतना परसेंट 2.5% निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 100 भी तो होगा ना, तो मतलब कि ये ऐसे होता, इधर डिवाइड में 100 भी आता, तो मतलब पहले हमने 2 ज़ीरो नहीं कट करे तो अब 2 ज़ीरो कट कर देते हैं, तो ये हो रहे हैं 55,000, राइट। ये 55,000 होगा, मतलब डिवाइड में हम 100 लिखना भूल गए, वो गलती हो गई, डिवाइड में 100 भी आएगा साथ में, ठीक है। लेकिन अब अगर हम 100 से डिवाइड कर देते तो 55,000 आता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कमीशन आ रहा है हमारा 55,000, लेकिन रिमेंबर ऑलरेडी हमें ट्रायल बैलेंस में कमीशन दे रखा है 45,000, ठीक है, ऑलरेडी हमें दे रखा है, लेकिन है कितना एक्चुअल में कमीशन आ कितना रहा है? 55,000, मतलब कि अभी 10,000 रुपये का कमीशन देना बाकी है। हमने 45,000 का कमीशन दे दिया, 45,000 का कमीशन दे दिया, लेकिन अभी हमें 10,000 का कमीशन देना बाकी है, क्योंकि देना तो हमें 55,000 कमीशन है ना।
तो अभी 10,000 का कमीशन बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग कमीशन करके कितना 10,000 का कमीशन, तो ये टोटल इधर आएगा 55,000, ठीक है। और यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग कमीशन आएगा क्योंकि दो इफ़ेक्ट होंगे, तो लाइबिलिटी में इधर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना 10,000। अब आउटस्टैंडिंग कमीशन देख को मैंने एक बात याद आई मुझे कि यहाँ पे हमने वेजेस लिखा था, तो वेजेस का दूसरा इफेक्ट तो हमने डाला ही नहीं था। 66,000 के इधर वेजेस थी, आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000 था, तो इधर आउटस्टैंडिंग वेजेस भी तो आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000 ये भी तो आएगा। प्रीपेड का हमने कर दिया था क्या? हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। क्योंकि है ना, हम लोग होता है कभी कभार एंट्री हम एक साइड की तो बना देते हैं लेकिन दूसरा इफेक्ट शो करना भूल जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में भी होता है कि या तो इधर ट्रेडिंग अकाउंट में तो लिख देते हैं पर बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल जाते हैं। तो ये दोनों इफेक्ट याद रखना कि हर एंट्री के कम से कम दो इफेक्ट तो है, तो वो तो करनी ही है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वो करते हैं, कमीशन ऑन सेल्स वाली हो गई ना पूरी। इधर हमने कर दिया है, इधर आउटस्टैंडिंग कमीशन लिख दिया, इधर लिख दिया, ठीक है, हो गई। नेक्स्ट है अब राइट ऑफ फर्दर बेड डेब्ट्स ₹10,000 एंड मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑफ डेटर्स। तो अभी हमारे बेड डेब्ट्स बढ़ गए 10, नहीं, राइट ऑफ फर्दर बेड डेब्ट्स 10,000। फर्दर बेड डेब्ट्स को हम यहाँ पे माइनस करते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे डेटर्स में से हम फर्दर बेड डेब्ट 10,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। फर्दर बेड डेब्ट माइनस कर देंगे हम इधर 10,000। उसके बाद उसने बोला है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में 5% है, 5% है डेटर्स के। तो अब डेटर्स हमारे पास कितना बचा है? 2,40,000 डेटर्स बचा है, उसका हमें 5% निकालना है, वही हमारा प्रोविज़न होगा, ठीक है। तो डेटर्स हैं हमारे पास 2,00,000, इधर सॉल्व कर देते हैं 2,40,000 जिसका हमें 5% निकालना है। तो ये कितना होगा? 5 4 20, 0 2 5 2 10 एंड 2 12, ठीक है। तो ये होगा 12,000, 12,000 हमारा प्रोविज़न होगा। तो नया प्रोविज़न जो निकलता है वो हम पूरा का पूरा यहाँ से माइनस तो कर देते हैं। तो जो प्रोविज़न आया है उससे पहले माइनस कर देते हैं 12,000, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, इधर हमें ऑलरेडी प्रोविज़न दे रखा होता है ट्रायल बैलेंस में कभी कभार। तो जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 8,000 ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। 8,000 हमें ऑलरेडी दे रखा है और नया हमारे पास 12,000 आया है। तो हमेशा याद रखना, जब भी नया प्रोविज़न बड़ा होता है ओल्ड प्रोविज़न से, ओल्ड प्रोविज़न क्या होता है? जो हमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें 8,000 ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो वो ओल्ड प्रोविज़न हो गया। ओल्ड प्रोविज़न से नया प्रोविज़न अगर ज़्यादा होता है तो वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आता है, मतलब 2 की साइड में, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा नया प्रोविज़न है 12,000 का और ओल्ड प्रोविज़न है 8,000 का, तो हमारा नया प्रोविज़न बड़ा हुआ, तो इसलिए हम इसे 2 साइड में लिख देंगे पीएनएल अकाउंट में, मतलब डेबिट साइड में, ठीक है। और अगर नया प्रोविज़न छोटा होता है ओल्ड प्रोविज़न से तो उसे बाई साइड में लिख देते हैं, मतलब उसका डिफरेंस लिखते हैं, राइट। तो 8,000 का हमारा पुराना प्रोविज़न, नया आया है 12,000 का, ठीक है। तो अगर 12,000 में से 8,000 हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है 4,000, मतलब 4,000 का हम यहाँ पे प्रोविज़न बना देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करके, बेड डेब्ट्स करके कितना है? 4,000 आएगा, राइट। इधर लिख देंगे हम 4,000। लेकिन याद रखना, जो यहाँ पे होता है डेटर में से हम माइनस तो नया वाला ही प्रोविज़न करते हैं। नया वाला प्रोविज़न चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम वही माइनस करेंगे। 12,000 माइनस करा है हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, हमने तो दोनों इफेक्ट डाल दिए है ना, इधर प्रोविज़न का ये भी बना दिया और इधर से दोनों माइनस भी कर दिए। फर्दर बेड डेप्ट, हाँ फर्दर बेड डेप्ट नहीं लिखा, राइट। फर्दर बेड डेप्ट भी लिखना बाकी है, जो इधर बेड डेप्ट्स में हम ऐड कर देते हैं। कितना है फर्दर बेड डेप्ट? 10,000, राइट। तो फर्दर बेड डेप्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा, मैंने एक लाइन छोड़ के यहीं लिख दिया अमाउंट 15,000, इधर 16,000 कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2.5% पर एनम
एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एट 10% पर एनम। ठीक है यार, इस क्वेश्चन को क्या 2.5% से प्यार हो गया है, ये ढाई ढाई कर रहा है फालतू का। चलो ठीक है, मशीनरी एंड फर्नीचर बाय 10%, पहले ये कर लेते हैं। मशीनरी और फर्नीचर पे 10% लगेगा, तो मशीनरी हमारी टोटल कितनी है? मशीनरी में कुछ और भी है, हाँ 5,50,000 की तो ये है। इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएट करना है, तो डेप्रिसिएशन में कितना माइनस होगा? 55,000। ठीक है, 55,000 इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, निकाल लेना तो ऑब्वियस सी बात है। फिर इसमें भी डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, इसका हो जाएगा 4,000। और क्या बिल्डिंग का 2.5% बोला था, ठीक है, तो बिल्डिंग क्या है 3 लाख, 3 लाख का हमें 2.5% निकालना है। तो हम वो उसी सेम वे से निकाल सकते हैं, जैसे 22 लाख की जगह 3 लाख करना है यहाँ पे, राइट, इनर कर देते हैं क्या हम। तो ये है 3 लाख की मशीनरी है, इसके ऊपर 2.5% लगेगा, ये डबल ज़ीरो से कट हो जाएगी। 2 1 जार मतलब 10 5 जार 10 एंड ये 2 0 5 0 0 5 5 तो 25 5 टू कैरी 5 5 प्लस 2 7 7,500, ये इसका आंसर आ रहा है। 7,500 इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा। कहाँ गई? तो इधर हमने लिख दिया इसका डिप्रिसिएशन माइनस कर। और अब ये जितना भी सारा डिप्रिसिएशन है उसे हम यहाँ पे इधर एक्सपेंस में भी तो लिखेंगे, इधर भी ऐड होगा, तो इधर हम लिख देंगे टू डिप्रिसिएशन कितना। एक तो देखो 7,500 बिल्डिंग का है, फिर 55,000 मशीनरी का है, और फिर 4,000 किसका है, ये फर्नीचर का है। ये सब ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे। तो अब हम ज़रा हमारा कैलकुलेटर ले आते ताकि हम इसे सॉल्व कर सके आगे का प्रोसेस। तो पहले तो इसे ऐड कर लेते हैं इस साइड वाले को, ये है 22 लाख और 2,25,000, तो ये तो ऑब्वियसली बात है 24,25,000 हो गया, इसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है 24,25,000। ठीक है, इस वाले को कर देते हैं, जैसे नेट परचेज़ निकालनी है तो नेट परचेज़ निकाल लेते हैं हम। 15,95,000 है, उसमें से हमें माइनस करना है 45,000, तो ये हो जाएगा 15,50,000। इधर हम लिख देंगे 15,50,000। उसके बाद है फ्राइट ऑन परचेज में से 25,000 में से 5,000 गए, तो इधर आ जाएगा 20,000। फिर इस 66,000 में से 6,000 गए, तो ये हो जाएंगे 60,000। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं, तो ये होगा 75,000, फिर प्लस 15,50,000, उसके बाद प्लस 20,000 एंड प्लस 60,000। फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाला अमाउंट जो कि 24,25,000। तो ये आ रहा है, ये थोड़ा गलत आ रहा है इधर, 1 मिनट। अच्छा, इसमें हमने गलती कर दी कि हमने 66,000 में से 6,000 माइनस कर दिया, जबकि वो ऐड होना है, तो इधर 72,000 होगा। तो ये 72,000 है, ना कि 60,000 होगा। तो अब सॉल्व करेंगे तो अब आ जाएगा। तो अब सॉल्व कर देते हैं। 75,000 प्लस 15,50,000 प्लस 20,000 एंड प्लस 72,000। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे 24,25,000, तो आ रहा है 7,08,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, तो ये इधर आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 7,08,000, और उसके बाद ये इक्वल हो जाएगा, इधर भी 24,25,000 हो जाएगा। और अब हम इधर भी ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं, जो कि है हमारा 7,08,000। ठीक है, अब हम इधर ये वाले ऐड करके लिख देते हैं यहाँ पे नीचे।
तो क्या ऐड करना है, 7,08,000, 7,08,000, फिर प्लस करना है 15,000, फिर ऐड करना है 12,000, फिर ऐड करना है 10,000, तो हो रहा है 7,45,000। वही हम यहाँ लिख देते हैं, इट्स 7,45,000। ठीक है, अब हम ये बाकी ऐड करते हैं यहाँ के। ये है पहले 1,40,000 प्लस 12,000, फिर है प्लस 18,000 प्लस 30,000 प्लस 16,000 प्लस 55,000, फिर है प्लस 24,000 माइनस ये इंश्योरेंस का हमने इधर लिखा नहीं है तो इसी में कर देते हैं, इसी में से माइनस कर देते हैं 8,000 यहाँ पे। फिर प्रोविज़न है 4,000, उसके बाद डिप्रिसिएशन है यहाँ पे 7,500 प्लस 55,000 प्लस 4,000। ठीक है, अब इसका जो आया है इसे माइनस कर देंगे हम 7,45,000 से, तो आ जाएगा ये 3,87,500। तो इधर तो हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है, और उसकी जो वजह है वो है हमने मशीनरी में जो डिप्रिसिएशन निकाला है वो गलत निकाला है। क्या हुआ है, मशीनरी में हमने 50,000 ऐड करा है नई मशीनरी का, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे उसकी डेट तो देखी ही नहीं। उसकी डेट है 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 का मतलब हो गया कि ये मशीनरी तो 6 महीने ही काम आई है, तो हमने पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन लगा दिया इसके ऊपर, तो 6 महीने का ही लगाना था। तो देखो डिप्रिसिएशन इस हिसाब से लगेगा, 5 लाख की जो हमारी पुरानी वाली मशीन थी टोटल था, उसके ऊपर पूरे साल का 10% लगाएंगे तो 50,000 आ जाएगा। उसके बाद 50,000 जो हमने 1 अक्टूबर 2024 वाली मशीनरी का अमाउंट है उसके ऊपर 10,000 लगाना है, लेकिन 6 महीनों के लिए लगाना है, क्योंकि वो कितना है, अक्टूबर से लेके मार्च तक, ठीक है, अक्टूबर 24 से लेके मार्च 25 तक का इसका आएगा। उसमें 6 महीने का लगेगा जो कि है 2,500, तो टोटल हो जाएगा 52,500। तो यहाँ पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। इधर एक तो मशीनरी में जो हमने डिप्रिसिएशन लगाया है वो हो जाएगा 52,500 का, है ना। हाँ, तो ये होगा 52,500 का, और इधर जो हमने डिप्रिसिएशन में 50,000 लिखा है वो कट के हो जाएगा 52,500। अब अगर हम इसमें निकालेंगे तो ये सही आएगा, ठीक है। अगर अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा एकदम करेक्ट, जो कि है 3,81,000, और इधर आ जाएगा 7,45,000। अब आ जाते हैं हम हमारी बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले जो काम करना चाहिए ना वो है नेट प्रॉफिट ऐड करने का, क्योंकि ये भी भूल जाता है, और नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करते तो ऑफकोर्स बाद में आंसर गलत ही आता है। तो पहले इसे ऐड कर लो, और याद रखो जो मैं गलती कर रही हूँ वो आप लोगों से भी हो सकती है, तो ऐसे मत करना जो मैंने करी है। तो अब यहाँ पे हम पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं अलग से। तो कैपिटल है 8 लाख का, 8 लाख, फिर इसमें हम माइनस कर देंगे 60,000 ड्राइंग के, और प्लस कर देंगे हमारा नेट प्रॉफिट जो कि है 3,81,000। तो ये आ जाएगा 11,21,000। हम यहाँ पे लिख देते हैं 11,21,000। बाकी तो सब ऑलरेडी एडेड है, तो इसको ऐड करके हम टोटल लिख देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 लाख क्रेडिटर्स का, फिर हम ऐड करेंगे 10,000 जो कि है कमीशन पे आउटस्टैंडिंग, और 6,000 वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो ये हो रहा है 14,37,000। यहाँ पे हम लिख देंगे 14,37,000। अब दूसरी साइड जो एसेट साइड है उसे भी चेक कर लेते हैं, पहले इनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी। तो ये होगा, पहले तो डेटर्स है हमारे 2,50,000 के, उसमें हमें माइनस करना है 10,000
जो कि फॉर द प्रोडक्टिव, फिर माइनस करना है 12,000 जो कि है हमारा प्रोविज़न, जो आ जाएगा 2,28,000। उसके बाद आएगा बिल्डिंग का। बिल्डिंग है 3 लाख की, जिसमें से हमें माइनस करने होंगे 7,500 एज डेप्रिसिएशन, जो कि होगा 2,92,500। फिर आएगा मशीनरी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था इस क्वेश्चन का, जो कि होगा ये 5 लाख। फिर प्लस करेंगे हम इसमें 50,000 और इसमें माइनस कर देंगे इसका डेप्रिसिएशन, जो कि है 52,500 का। तो ये हो जाएगा टोटल 4,97,500। अब आएगी फर्नीचर की बारी, जो कि होगा 40,000 में से 4,000 माइनस कर देना, दैट विल बी ऑफ कोर्स 36,000। बाकी सब है, अब हम इसे ज़रा टोटल कर लेते हैं। तो पहले होगा 2,28,000, उसके बाद होगा 2,92,500 प्लस 4,97,500 प्लस 36,000 प्लस 8,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,25,000, जो कि आगे एकदम करेक्ट 14,37,000। सो हमारी बैलेंस शीट हो चुकी है मैच।